बाजार की बात करें तो रिकवरी देखने मिल रही है बाजार में। और अभी देखें तो एक छोटे से रेंज में फंसी है निफ्टी जो है, लगभग आप कह सकते हैं 25,250 25,300 के लेवल्स पे है, बट उतना ज़्यादा भी अपमूव नहीं देखने मिल रहा, बट एक छोटे से रेंज में। ऑफकोर्स आईटी बड़ा ड्रैग है, निफ्टी बैंक अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, हरे निशान में ज़रूर है, 60 पॉइंट ऊपर है, तो एक छोटे से रेंज में है। बट ओवरऑल ट्रेंड का बायसनेस बोले तो अभी भी बायस जो है पॉजिटिव में है। बाय द डिप की रणनीति रखें और उससे जो है कमाई के मौके आपको ढूंढने मिलेंगे। आईटी स्पेस में ऑफकोर्स गिरावट है और थोड़ी रिकवरी की अटेम्प्ट ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी भी कहें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% गिरा है और निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग की जो है कुछ सेगमेंट्स में देखने मिल रही है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है फ्रेश लॉन्ग्स हालांकि थोड़े दिखने मिल रहे हैं। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से अभी भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। पीएसयू बैंक है जहाँ पे आपको ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। इंडिया विक्स की भी अगर हम बात कर लें तो लार्जली उतना ज़्यादा मूव नहीं देखने मिला। अभी भी जो है हम कहेंगे कि ऑप्शंस के लिए मार्केट के लिए अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं देखने मिल रहा है। एक सवाल उठता है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ब्रॉडर इंडिसेस के बारे में पता चल पाए कि जो ओवरऑल ट्रेंड क्या लग रहा है। डायरेक्टर साहब अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेके आते हैं नज़र में तो लार्जली कहेंगे नेट डिक्लाइन की तरफ थोड़ी बढ़ोतरी ज़्यादा देखने मिल रही है। बट ओवर द लेस 1:1 का ही रेशियो था शुरुआती स्तर पे, बट अब जो है वो थोड़ा घट गया है। लेकिन अब चलिए हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून रत्नेश जी। बाजार में थोड़ी सी जो है रेंज बाउंड एक्टिविटी आ रही है, हालांकि निफ्टी बैंक और थोड़ा अच्छा लग रहा है निफ्टी के प्रति करंट लेवल्स पे, क्योंकि अभी तक प्राइवेट बैंकिंग की रैली या अपमूव नहीं देखने मिली है। रत्नेश जी क्या व्यूज रहेंगे निफ्टी की, निफ्टी बैंक के जरा बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपको आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही दुआ है कि पावन पर्व सभी के लिए, हम सब के लिए मंगलमय रहे। जैसा मॉर्निंग में भी बात हुई थी हमारी कि बाय ऑन डिप्स पर रणनीति रखना चाहिए, तो 25,200 काफी एक अच्छा सपोर्ट लग रहा था। वहीं से लगभग निफ्टी ने रिकवरी दी है। ऊपर में 25,400 25,500 निकालना इतना आसान नहीं रहेगा, तो रेंज यही पर बाय ऑन डिप्स पे अभी मैं जिस तरह से आपने जिक्र करा, मैं भी वही बोलूंगा कि बाय ऑन डिप्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे, जब तक कि हम 25,050 के नीचे नहीं जाते, जब तक के लिए बाय ऑन डिप्स बिल्कुल बने रहे। पर ध्यान रखें कि ऊपर 25,500 के ऊपर भी नहीं निकलेगा। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि 55,800, और ये मैं यहाँ पे फ्यूचर के लेवल की बात कर रहा हूँ, तो 55,825 55,850 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा निकालना। तो यहाँ पे इसके ऊपर निकलने पे एक नई तेजी बनेगी। बैंक निफ्टी अभी भी हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी 55,400 55,450 कुछ लेवल या अच्छे सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी हाल फिलहाल बैंक निफ्टी जो रहेगी 55,400 450 नीचे का, और ऊपर में 55,800 850 के ऊपर की रेंज रहेगी। तो ओवरऑल मुझे बैंक निफ्टी इस रेंज में अभी दायरे में काम करते दिखेगी। अब हम धीरे धीरे मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा दायरा आगे जाके कहीं ना कहीं बाद में बढ़ेगा। पर अभी आज के लिए तो मुझे सेटअप जो दिखता है इस रेंज में रहेगा। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी निफ्टी के लिहाज से, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आज हम निफ्टी कहीं भी अगर 55,350 के ऊपर या 55,400 के आसपास बंद कर देते हैं, तो ये सेटअप काफी अच्छा रहेगा। फिर आगे आने वाले दिनों में हमको तेजी वापस से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रत्नेश जी, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे आज के लिए? जो सबसे पहले एक रहेगा, मैंने सिलेक्ट करा, थोड़ा सा शो में आते थे, बाकी थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी अभी भी ऐसा लगता है कि एक एनबीसीसी में काफी अच्छी तेजी अभी में यहाँ पे सेटअप अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 112 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है एनबीसीसी में कहीं भी 2-1 दिन के लिहाज से कोई अगर ट्रेड लेता है तो 122 125 के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। एक और जो दिखाई दे रहा है अच्छी तेजी, इसमें बैंक का जिक्र करा हमने, तो एक्सिस बैंक में भी निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली है। जो डाउनवर्ड गैप एरिया था उसको बिल्कुल ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे अभी जो तेजी है थोड़ी सी बनी रह सकती है। 1120 रुपए का स्टॉप लॉस है, मुझे ऐसा लगता है 1180 रुपए तक के टारगेट एक्सिस बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक पे भी नज़र रखे और एनबीसीसी। और एकमात्र एक चीज़ बता दें कि प्राइवेट बैंक्स में जो सबसे बढ़िया सेटअप लग रहा है वो एक्सिस बैंक का ही लग रहा है, तो वो शायद लीड कर सकती है प्राइवेट बैंक की रैली पे। टारगेट 1180, स्टॉप लॉस 1120 का, और एनबीसीसी पे भी जो है खरीदारी की राय आई है। चलिए रत्नेश, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जल्द एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ अहम कवरेजेस हैं आईपीओ रिलेटेड और ओवरऑल न्यूज़ फ्लो रिलेटेड, हमारे साथ जुड़े रहें।
की नजर। कल से आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का आईपीओ खुलने जा रहा है। आईपीओ पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत की है सजीत मंगत ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपीओ सेंट्रल और ये है ईटी नाउ स्वदेश। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी हैं वो आनंद राठी हैं। देश की लीडिंग ब्रोकरेज कंपनी है और बहुत ही पुरानी ब्रोकरेज कंपनी है ये। इनका आईपीओ जो है 23 को खुल रहा है और 25 को बंद होगा। 393 से 414 का आईपीओ बैंड है। फ्रेश इशू है 745 करोड़ का। और मेरे साथ जो आज जुड़े हैं प्रदीप गुप्ता जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और रूप बुतरा जो कि डायरेक्टर हैं कंपनी के। प्रदीप जी और रूप जी, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे प्रदीप जी, ये आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं इस मार्केट में। देश की काफ़ी पुरानी ब्रोकरेज ग्रुप है ये। हमारी उम्मीद थी कि आप पहले लेकर आए, थोड़े से देर से लेकर आए हैं आप इसको। बट इस 745 करोड़ का आप क्या करेंगे? नमस्कार सुधीर जी एंड ईटी नाउ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने सही कहा सुधीर जी, हम लोग इस आईपीओ के क्रम में, जहां तक हमारी ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, थोड़ा लेट है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी एंड कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टर्स की नीड को सर्व कर रही है। बट इफ यू रियली सी, करीब 4 साल पहले हमारी वेल्थ कंपनी ऑलरेडी फंड रेज कर चुकी है एंड पब्लिक मार्केट में अपना आगाज कर चुकी है। एंड आई थिंक दैट कंपनी इज डूइंग वेल। इन्वेस्टर्स का हमारे पास काफी सहयोग है एंड फॉर्चुनेटली हमारी सारी टीम कॉन्स्टेंटली अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। जहां तक सवाल है इस कंपनी का, हम जब 30 साल पहले चालू किए थे, उसके बाद हमने डिफरेंट वर्टिकल और डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट बिजनेस क्रिएट कर रहे थे। तो जैसे कि आपको मालूम है, वेल्थ मैनेजमेंट एक बिजनेस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एक दूसरा बिजनेस है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड री इंश्योरेंस ब्रोकिंग एक अनदर बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अनदर बिजनेस है। और इस कंपनी में, जिसका कि अब आईपीओ हम लेके आए हैं, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। इस कंपनी को अगर हम देखें तो ये कंपनी सभी मार्केट के सभी सेगमेंट के निवेशकों को एड्रेस करती है, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो एमएनआई एचएनआई में हो, चाहे वो एनआरआई में हो, चाहे वो कॉरपोरेट में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन में हो। तो ऑल सेगमेंट को ये कंपनी डिफरेंट तरीके से एड्रेस करती है, उनकी निवेश की नीड को, उनकी निवेश की रिक्वायरमेंट को। एंड हमारा ध्येय हमेशा यही रहा है कि कस्टमर का, हमारे निवेशकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं इतने सालों से, उनका सही दिशा में निवेश हो और सही दिशा में उनको सही गाइडेंस मिले निवेश के बारे में, चाहे वो इक्विटी के बारे में हो, चाहे वो एनी अदर निवेश का प्रोडक्ट हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सो एंड सो फोर्थ। सो ये सारे प्रोडक्ट इस कंपनी के द्वारा हर एक निवेशक के सामने ये कंपनी प्रस्तुत करती है और देखती है कि किस सेगमेंट के कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट सही रहेगा निवेश करने के लिए। तो एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट बनाया हुआ है। बास्केट ऑफ प्रोडक्ट में सब निवेशक में सब प्रोडक्ट का जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उसमें से जो बेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं उसका एक बास्केट बनता है और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से हर सेगमेंट के लिए अलग अलग बास्केट बनाई गई है और उस सेगमेंट को वो बास्केट दिखाई जाती है। और वह जब निवेशक ये देखना चाहता है कि क्या कंपैरिजन है डिफरेंट प्रोडक्ट में, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर में, तो वो बताया जाता है। तो ये देखना इस कंपनी में हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कैसे हम एक निवेश की इन्वेस्टेबल सरप्लस जो उसकी सेविंग्स है उसको निवेश के लिए जो सेविंग में से निवेश के लिए जो पैसा है वो डिफरेंट निवेश के प्रोडक्ट में सही समय में सही राय के साथ कैसे निवेश हो, ताकि हम उस निवेशक का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है या टोटल इन्वेस्टेबल सरप्लस है, उसमें हम कैसे कॉन्स्टेंटली अपना पाई बढ़ा सके।
अब ब्रोकिंग बिजनेस में जहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क काफ़ी बढ़ गया है पिछले 1 या 2 तिमाही में, आप ये बताइए कि आपकी ब्रोकिंग बिजनेस में जो कि 60% है आपका रेवेन्यू का, उसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स का क्या एक्सपोजर है, और इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर आपका वीकली जो डेरिवेटिव्स हैं जिसमें काफ़ी डिबेट चल रहा है आज की डेट में मार्केट में, उसका क्या एक्सपोजर है? ऐसा कंपनी के लेवल पे अगर आप देखें तो हमने पूरी बास्केट ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग के हिसाब से की हुई है, और अगर आप वहां देखें तो अभी रेशियो 60% कमिंग फ्रॉम ब्रोकिंग साइड, 40% कमिंग फ्रॉम नॉन ब्रोकिंग साइड। कंपनी का ध्येय यही है कि किस तरह से नॉन ब्रोकिंग साइड का कांस्टेंट आगाज और इजाफा हो, और ये लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 50% पे पहुंचे, ताकि कंपनी की ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी और रेवेन्यू जो मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट वोलेटिलिटी से रिलेटेड हो, वो कम हो जाए और हम डिपेंडेंट हो प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ में। जहां तक आपका सवाल है ब्रोकिंग के अंदर डेरिवेटिव और कैश मार्केट, हमारा रेवेन्यू शेयर बिटवीन कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव 50-50 है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 50 से 55% कैश मार्केट का वॉल्यूम है, अराउंड 45 से 50% डेरिवेटिव मार्केट का बिजनेसेस है। And in derivative market, I would ask रूप जी to talk you further and give you a highlight कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते सुजीत जी। डेरिवेटिव साइड में हमेशा से ही कंपनी का रहा है कि या तो क्लाइंट हेजिंग के लिए उसको डेरिवेटिव सेगमेंट को यूज करे। हम लोग अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग करवाना जहाँ तक हो सके। फिर भी जो टोटल टर्नओवर जैसे सर ने बताया करीब 40% पोर्शन जो है वो डेरिवेटिव मार्केट से आता है। उस 40% में यदि वीकली की बात करूं तो करीब करीब 20% पोर्शन एडिशनली जो वीकली के थ्रू जो आता है वो है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शुरू से जब ये कंपनी चालू हुई थी तब से प्रमोटर्स ने एक फिलोसॉफी के साथ में चालू किया कि क्लाइंट के इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाए, और क्लाइंट यदि ग्रो करेगा तो साथ में बिजनेस अपना आप ग्रो हो पाएगा। तो उसी फिलोसॉफी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए डेरिवेटिव या ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ों पे कभी भी फोकस नहीं रहा, और वो हमारे को हेल्प कर रहा है क्लाइंटों के विंटेज को रखने के लिए। इनफैक्ट हमारे 45 से 50% के बीच में जो क्लाइंट है वो 5 साल से ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप नए क्लाइंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कोविड के बाद से लगभग 8 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए हैं इस मार्केट में, उसमें आप उनको टैप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और उसमें से काफ़ी लोग जो हैं आईपीओ में जाते हैं या डेरिवेटिव्स में जाते हैं, तो उनको आप अपनी तरफ रुझान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे इस बिजनेस में हमने शुरू से फोकस जो किया वो क्लाइंटों के एसेट पे किया, क्लाइंटों के टोटल वैल्यू पे किया, रादर देन क्लाइंटों के नंबर पे। क्योंकि हमारा ये आइडिया है कि क्लाइंट के पास में ये इक्विटी मार्केट जो है ये ज़्यादा सूटेबल है जब क्लाइंट के पास एक रीजनेबल मनी का लेवल हो, क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे तो इस मार्केट में आने में क्लाइंट को फायदा है। एट द सेम टाइम हम क्लाइंटों के नंबर की ग्रोथ की बात करूं तो एक्टिव क्लाइंटों की ग्रोथ हमारे यहाँ 16 से 18% कंटिन्यू चल रही है। बट यदि मैं AUM की बात करूं तो AUM जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत फास्टर वे में हो रही है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ क्लाइंट्स। और हमारा आगे भी ये ध्येय रहेगा कि हम क्लाइंटों की ग्रोथ उनकी एसेट्स की ग्रोथ कंटिन्यू बेसिस पे कैसे करें, और उस एसेट की ग्रोथ के साथ में अपने आप को कैसे ग्रोथ करें। जहाँ पे आपने जैसे बताया कि मार्केट में क्लाइंटों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी कंपेरेटिवली, और वो डेरिवेटिव साइड में उनका रुझान था, क्योंकि नेचुरली जब कस्टमर का एक्विजिशन यदि आप बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो उसमें आपको बहुत कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, और वो कॉस्ट जो इंकर करता है तो फिर जनरली आइडिया ये होता है कि उसकी ट्रेडिंग डेरिवेटिव साइड में होकर जल्दी से जल्दी ब्रोकरेज कैसे जनरेट की जाए। जबकि हमारा भी इस बिजनेस में हम लोग ट्राई ये करते हैं कि कस्टमर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी AUM बढ़ती है, उसके साथ में हमारी ग्रोथ कैसे हो, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज कम्पेयर टू जो दूसरी जगह पे जहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट का एडिशन बहुत ज़्यादा फास्टर हो रहा है। जी प्रदीप जी और रूप जी, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आप नवरात्रि के साथ ही देश भर में GST 2.0 लागू हो गया है। GST कटौती के साथ कार भी जो है सस्ती हो गई है। नवरात्रि पर कारों के शोरूम में किस तरह क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कंपनियों की क्या तैयारी हो रही है, इसकी जायजा लिया संवाददाता हमारे अनुराग शाह जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं। अर्केश जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है।
तो किस तरह का एक्साइटमेंट है और क्या आज आपको लगता है बुकिंग्स ज्यादा होगी, क्योंकि जो गाड़ियों पे डिस्काउंट था या फिर गाड़ियों पे जो 28% जीएसटी लगता था i10, i20, वेन्यू जैसी गाड़ियों पे, अब वो कम हो जाएगा। तो आज कितनी डिलीवरी है और कितनी बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर डेफिनेटली जैसे गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स कट किया हुआ है, तो सभी छोटी गाड़ियों पे 10% का टैक्स बेनिफिट और 1% सेस, टोटल ऐसे तो देखने जाओ तो 11% का बेनिफिट हो जाएगा सभी कस्टमर्स को। जो प्राइसिंग है उनका रिड्यूस हो रहा है 80 to 90,000 रुपीज एवरी छोटी गाड़ियों पे। क्रेटा जैसी बड़ी गाड़ियों में जो 28% जीएसटी लग रहा था और 17% सेस, टोटल 45% था, अभी वो सिर्फ 40% लगेगा। तो वहां पे भी मोटा मोटा 50 से 60 हजार रुपए का जीएसटी रेट कट का बेनिफिट कस्टमर को मिल जाएगा। हम लोग के पास आज भी डिलीवरीज है और हम नवरात्रि के दिन में 20 बुकिंग्स कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शोरूम के अंदर आएगी। ओके, तो नवरात्रि के दिन पहला दिन है और आप कर रहे हैं कि हर दिन बुकिंग्स बढ़ेगी, तो क्या इस नवरात्रि से पहले लोग इतना नहीं आ रहे थे बुकिंग कराने के लिए भी? जी नहीं, 15 अगस्त को जैसे नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स अनाउंस किया, सभी कस्टमर्स की इंक्वायरी तो तब से आ रही थी, बट वो लोग सब लोग ने बोला जैसे ही 22 तारीख को नया प्राइसिंग आएगा हम उस दिन प्रिपेयर है बुकिंग करने के लिए, और हमें दशहरा और दिवाली के टाइम पे गाड़ियों की डिलीवरीज चाहिए। तो उसी हिसाब से हम अज़म कर रहे हैं कि आज के दिन में 20 बुकिंग आनी चाहिए। बिल्कुल। और कौन सी गाड़ियों की ज्यादा डिमांड है, अगर आप बता पाए? सर अभी तक तो जैसे बड़ी गाड़ियां जा रही थी, बट जैसे अभी गवर्नमेंट ने रेट कट किया हुआ है तो हम अज़म कर रहे हैं कि जैसे i20, i10, वेन्यू, इनकी भी बुकिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। छोटे मिडिल क्लास पीपल्स को सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बेनिफिट फॉरवर्ड किया गया है इसके अंदर। आप कह रहे हैं कि छोटी गाड़ियों पे 80 से 90 हजार रुपए का बेनिफिट है, और इस वजह से आपको लग रहा है कि नवरात्रि के हर दिन में 20 से ज्यादा बुकिंग होगी, और इनकी डिलीवरी कब की जाएगी? सर देखिए, बुकिंग्स तो ज्यादा होगी, गाड़ियां तो रेडी है, बट कंटेनर, क्योंकि जैसे हमारी गाड़ियां नहीं, मारुति, हुंडई सभी में टैक्स कट हुआ है, तो थोड़े ट्रेलर्स की शॉर्टेज होगी। जैसे कस्टमर्स आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस पे उनको गाड़ियां दी जाएगी। धन्यवाद अनुराग। यहाँ पे देख रहे हैं कि कार सेगमेंट में जो है शोरूम्स में किस तरह उत्साह जो है देखने मिल रहा है जीएसटी रेट कट का। लेकिन एफएनओ जंक्शन में बस आज इतना ही। लेकिन हमारा एक खास सेगमेंट है 12:30 बजे आने वाला है, नवरात्रि के नवरत्न जो सृष्टि लेके आएंगी, तो उस पर जो है बने रहें। यहाँ पे कमाई के मौके रहेंगे और वो 9 स्टॉक्स रहेंगे जिस पे जो है एनालिस्ट बुलिश रहे।